तो इस तरह आपने चार्जिंग करनी है। ये जो चार्जिंग बाय कंडक्शन है, आप एक चार्ज्ड रबड़ लेके आए। अच्छा ये बताएं, जो रबड़ है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं? रबड़ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं? रबड़ की एक रॉड है हमारे पास, उसके बल्कि मैं यहां से दिखाता हूँ आपको। ये रॉड रबड़ की है, इसके ऊपर जो चार्जेस स्टोर्ड है जिस जिस प्लेस पे है, क्या उससे आगे पीछे जाएंगे? सोचो ना, कंडक्टिंग स्फीयर पे आगे पीछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं। अच्छा जवाब दो। क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं। रबर जो है वो तो इंसुलेटर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते। इस वजह से याद रखना, जब किसी इंसुलेटर के ऊपर आप चार्ज स्टोर करते हो, फॉर एग्जाम्पल गुब्बारा मेरे पास, उस गुब्बारे के ऊपर मैंने चार्ज स्टोर किया, ये गुब्बारा, और इसके ऊपर मैंने चार्ज स्टोर किया, जिस रीजन पे चार्ज स्टोर किया ना वो चार्ज वहां पे रहेगा। लेकिन जो कंडक्टिंग मटेरियल है, जिस जगह मर्जी आप चार्ज ट्रांसफर करो वो पूरे गोले पे फैल जाएगा। इसकी क्या वजह? क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल में चार्ज फ्लो कर सकता है, इस वजह से वो रिपल्जन की फोर्स की वजह से पूरे गोले पे फैल जाएगा। लेकिन वो क्या था, नॉन कंडक्टिंग प्लास्टिक का गोला, उसके ऊपर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर सकते, तो जहां आपने चार्ज रिप्लेस किया वो वहां पे रहता है, आगे फ्लो नहीं करता। अब बात समझ आई? तो ये रबड़ है, इसके ऊपर आपने चार्ज स्टोर किया हुआ है, आपने अब इसको हाथ से पकड़ा हुआ फिर भी चार्ज स्टोर्ड है। क्यों स्टोर्ड है चार्ज? अगर यही लोहे की रॉड होती तो इस पर चार्ज आता ही ना, क्यों आपके हाथ से फ्लो करके जमीन को मुंतकिल हो जाता। अब ये रबड़ की जो रॉड है, क्योंकि रबड़ की रॉड के ऊपर जिस जगह पे चार्ज स्टोर्ड है वो बाहर से फ्लो नहीं कर सकता, इस वजह से वो हमारे हाथ की तरफ फ्लो नहीं करेगा, बाहर नहीं जाएगा। ये रबड़ की रॉड आप जब गोले के करीब लेके आए, जो कि कंडक्टिंग मटेरियल का, तो क्या होगा, रिपल्जन की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन सारे दूसरे सिरे पे चले जाएंगे और यहां पे सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस रह जाएंगे, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाएगी। जैसे आप इसको से टच करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इस गोले पे ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे आप इसको रॉड को पीछे करोगे तो पूरे गोले के ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली उसकी सरफेस पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गोले में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते थे, इस वजह से। इसमें फ्लो नहीं कर सकते थे, इस वजह से इसके जहां पे स्टोर्ड है वहां पे रहेगा। तो ये चार्ज ऑफ डक्ट, द रॉड इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट, द स्फीयर, सम इलेक्ट्रॉन्स इन द रॉड कैन मूव टू द स्फीयर, व्हेन द रॉड इज रिमूव्ड द स्फीयर इज लेफ्ट विद अ चार्ज, द ऑब्जेक्ट बीइंग चार्ज्ड इज ऑलवेज लेफ्ट विद अ चार्ज हैविंग द सेम साइन एज द ऑब्जेक्ट डूइंग द चार्जिंग। दोनों पे सेम चार्ज आ जाएगा। ये बाय कंडक्शन है। अब ये भी बाय कंडक्शन है। आपने पॉजिटिवली चार्ज रॉड ली, वो क्या करेगी, इस गोले से सारे इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेगी, सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने करीब कर लेगी। अब यहां पे कमी रह जाएगी। अब जैसे वो रॉड के साथ इसके टच होगी पॉजिटिव चार्ज वाली, वो यहां से इलेक्ट्रॉन्स को सक करना शुरू कर देगी। जैसे वैक्यूम क्लीनर डस्ट के पार्टिकल्स को सक करता है ना, इसके ऊपर कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस गोले से क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं, वो इस रॉड पे चले जाएंगे। नतीजतन क्या होगा, जैसे आप रॉड को पीछे करोगे इस गोले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो दिस इज आल्सो बाय कंडक्शन। अब ये जी बाय रबिंग है। ये आपके पास एक रॉड है, आपने क्या किया, उसको चार्ज कर लिया बाय रबिंग किसी भी तरीके से। ये एक टुकड़े बड़े हुए कागज के यहाँ पे। अब जैसे उस रॉड को इसके करीब लेके आओगे तो रॉड से खींचेगी नहीं खींचेगी? क्यों खींचेगी? याद रखना, ये ना कहना कागज पे चार्ज है, कागज पे कोई चार्ज नहीं है। रॉड क्या करेगी, जो कागज के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिपेल करेगी, और क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी की वजह से जिस कागज के टुकड़े के सिरे के करीब रॉड होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स दूसरी जगह पर चले जाएंगे। नतीजतन क्या होगा, ये टुकड़ा रॉड की तरफ खींचेगा। अब जैसे उसके साथ टच होगा तो कुछ नेगेटिव चार्ज कागज के साथ चिपक जाएगा, कागज भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। समझ आया? अब ये उतर जाएगा। अब जब आप रॉड को इसके करीब लेके जाओगे नेगेटिव चार्ज वाली को, वो रिपेल होगा, जुड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो न्यूट्रल बॉडीज चार्ज्ड बॉडीज की तरफ क्यों खींचती है? इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से। किसकी वजह से? इंड्यूस्ड। याद रखना, अगर एक चार्ज बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि दूसरी बॉडी चार्ज्ड है। अट्रैक्शन इज नॉट द श्योर टेस्ट फॉर
चार्ज। याद रखना, अट्रैक्शन से ये नहीं पता चलेगा दोनों बॉडी चार्ज है, बल्कि किससे पता चलेगा? आपको पता चलेगा जब दो बॉडी एक दूसरे को रिपेल कर रही है फिर दोनों पे चार्ज है। अट्रैक्शन से क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि जब एक चार्ज बॉडी बेशक न्यूट्रल बॉडी के करीब भी जाए तो वो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से एक अपोजिट चार्ज उसके एक सिरे पे इंड्यूस कर लेगी और उसके मुखालिफ चार्ज उसके दूसरे सिरे पे, तो इस चार्ज की वजह से वो बॉडी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। अट्रैक्शन इज नॉट द श्योर टेस्ट, रिपल्जन इज द। अब अगर एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है दूसरी पे नेगेटिव चार्ज है तो रिपल्जन होगी। अट्रैक्शन, अब एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है दूसरी पे नेगेटिव, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बॉडी न्यूट्रल भी हो तो चार्ज बॉडी उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से चार्ज इंड्यूस कर लेती है। इस वजह से न्यूट्रल बॉडी भी चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है, और चार्ज बॉडी भी अट्रैक्ट हो जाती है अपोजिट चार्ज बॉडी की तरफ। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपने चेक करना बॉडी पर चार्ज आए नहीं तो रिपल्जन से पता चलेगा। हाँ ठीक है, अगर बॉडी न्यूट्रल हो फिर भी अट्रैक्ट होती है, बॉडी चार्ज हो फिर भी अट्रैक्ट होती है, लेकिन अगर रिपल्जन है फिर पता चला जी इस पे चार्ज है और दोनों पे सेम चार्ज होता है। तो ये कागज का टुकड़ा पहली दफा खींच जाता है, दूसरी दफा क्यों नहीं खींचता? क्योंकि उसके ऊपर चार्ज आ चुका होता है बिकॉज ऑफ इंडक्शन। ये जी ग्लास रॉड लॉस इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज। जब आप पढ़ाई क्या करते हैं, एक ग्लास रॉड को पकड़कर रगड़ते हैं कपड़े के साथ तो ग्लास रॉड जो उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन उतर के सिल्क के कपड़े के ऊपर चढ़ जाते हैं। ग्लास रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है और सिल्क के ऊपर एफिशिएंसी हो जाती है। नतीजतन ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और सिल्क जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। दिस इज चार्जिंग बाय रबिंग। क्लियर है जी प्रॉब्लम किसी को? और मजे के बाद जितने इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द रबिंग फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी ट्रांसफर होते हैं, जिससे ट्रांसफर हो रहा है उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा और जिस पर ट्रांसफर हो रहा है उस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। प्रॉब्लम किसी को? ये बाय इंडक्शन चार्जिंग है कि जब आप एक चार्ज बॉडी को किसी दूसरी चार्ज बॉडी के करीब लेके जाते हो तो बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज ऑन द बॉडी एंड द फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टिंग मटेरियल, क्या होता है, अगर तो नेगेटिवली चार्ज रॉड है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके दूसरे सिरे पे भेज देगी। नतीजतन एक सिरे पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और अगर किसी तरीके से आप यहां पे एक तार जोड़कर इन इलेक्ट्रॉन्स को जमीन की तरफ ट्रांसफर कर दो तो ये ट्रांसफर हो जाए और उसके बाद आप तार दो यहां से और बॉडी को पीछे कर लो, तो क्योंकि आप तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नीचे जा चुके हैं, जो बॉडी के इलेक्ट्रॉन थे वापस तो नहीं आ सकते, आपने रास्ते बंद कर दिए, लिहाजा उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस करते होते हैं। मैंने तरीके आपको बता दिए थे, ये पैराग्राफ आपकी बुक पे था, मैंने वहां से कॉपी किया था, आपको आपकी बुक से भी पता चल जाए। वैसे अब आपको पता चल गया बाय रबिंग भी, बाय रबिंग मतलब फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन एंड इंडक्शन। इंडक्शन में बॉडी टच नहीं होती, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन की वजह से चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? टचिंग से नहीं। इन द प्रेजेंस ऑफ ए चार्ज बॉडी यू आर इंड्यूसिंग टू चार्जेस ऑन द ऑपोजिट एंड्स ऑफ द बॉडी, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। और जब आप चार्ज बॉडी को टच करोगे और उस इलेक्ट्रॉन या तो सक कर लोगे, उस पर ट्रांसफर कर दोगे, तो दैट इज कॉल्ड द कंडक्शन। और अगर रबिंग से आप लोग चार्जिंग कर रहे हो, दैट इज द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग। तो मान लें इफ वी रन ऑन ए प्लास्टिक, इफ वी रन ए प्लास्टिक कॉम्ब, अगर हम क्या करें, गुजारें किसको, कंघे को, जो कि आप हर रोज करते हो, थ्रू अवर हेयर्स, अपने बालों से, तो एंड देन ब्रिंग इट नियर, और हम उसे फिर लेके आए स्मॉल, या महीना तक कंघी क्यों नहीं करती, हैचरी बनाई हुई है जुमों की। सो प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, हंसी आ गई है, खुल के हंस लिया, हद हो गई। अब आगे चले। if we run a plastic comb through our hairs and then bring it near small pieces of paper, the comb attracts them। आपने ये बड़ी दफा किया हुआ कि ये कंघा जो है ये छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींचेगा। सिमिलरली इसी तरह एम्बर एक प्लास्टिक का नाम है। When rubbed with silk, उसे आप रगड़ें सिल्क के कपड़े के साथ,
सिल्क रेशम को कहते हैं ना, रेशमी कपड़े के साथ सिल्क, रेशम, रेशमी, सिल्क दूसरा, रेशमी कपड़े को सिल्क कहते हैं। रेशमी हम नहीं पता रेशमी कपड़े का मलाम कपड़ा दूसरा होता है, उस इसी के सिल्क साथ। दूसरा होता है। अच्छा, रेशम उसको उर्दू में कहते हैं, सिल्क उसको अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है नाम एक ही चीज का। सिमिलरली एम्बर व्हेन रब विद सिल्क, जब आप प्लास्टिक की रॉड को रगड़ते हैं सिल्क के कपड़े के साथ, अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, वो भी अट्रैक्ट करती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन द सब्सटेंसेस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल चार्जेस they acquire during the rubbing. We can produce electrical charge by rubbing. हम electrical charge रगड़ से पैदा कर सकते हैं by ठीक है by rubbing a neutral body, एक गैर चार्ज शुदा जिस्म को with another neutral body, एक दूसरी neutral body के साथ। The following activities show that we can produce two types of charge, electrical charges through the process of rubbing. ये जी, टेक ए प्लास्टिक रॉड, रब इट विद द फर, किसके साथ जी, ऊन के साथ, ठीक है, विद द फर एंड सस्पेंड इट ओरिजेंटली बाय ए सिल्क थ्रेड, उसे एक रेशम के धागे से लटका दें, जैसे उन्होंने यहाँ पे लटकाया हुआ इसको। नो टेक अनदर प्लास्टिक रॉड, अब एक और प्लास्टिक की रॉड लें एंड रब इट विद द फर, और उसको भी आप फर के साथ ही रगड़ें and bring near to the suspended rod. We will observe that both rods will repel each other. क्यों दोनों पर चार्ज सेम आ गए? It means during the rubbing both rods were charged. ये assured test of our charge. जब बॉडी रिपेल करेंगे फिर चार्ज है, अट्रैक्ट करें तो जरूरी नहीं हो सकता बॉडी दूसरी न्यूट्रल भी हो। एक्टिविटीज, एक्टिविटी 13.2, now take a glass rod and rub it with the silk. एक ग्लास रॉड ले लीजिए और उसे रगड़िए किसके साथ, रेशम के साथ, ठीक है, एंड सस्पेंड इट, और उसको लटका दीजिए हॉरिजॉन्टली। व्हेन वी ब्रिंग द प्लास्टिक रॉड रब विद फर, आपने सिल्क के कपड़े से रॉड को रगड़ के लटका दिया, और अब आपने क्या किया, प्लास्टिक रॉड को रगड़ा किसके साथ, फर के साथ, ठीक है, एंड ब्रिंग, ठीक है, व्हेन वी ब्रिंग द प्लास्टिक रॉड रब विद द फर नियर टू द सस्पेंडेड ग्लास रॉड, we observe that both rods attract each other. अब ऐसा क्यों हुआ कि एक रॉड सिल्क से रगड़ी हुई है और दूसरी फर के साथ, किसके साथ, ठीक है, जो सिल्क के साथ रगड़ी हुई रॉड है ना बच्चे, उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो आपने फर के साथ रगड़ी है उस पर नेगेटिव चार्ज। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट चार्जेस attract each other. Conclusions. In the first activity, both rods are of plastic and both of them have been rubbed with the fur. Therefore, we assume that charge on both rods would be of same kind. In the second activity, rods are unlike and their attraction implies that charges on two rods are not of same kind but of opposite nature. मेरी बात समझ आ रही है? These opposite charges are conventionally called positive and negative charges. During the process of rubbing, negative charge is transferred from one body to another body. From these activities, we conclude that charge is a basic property of a material body due to which it attracts or repels another object. Charge जो है वो basic property है material bodies की, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को attract या repel करते हैं. Friction produces two different types of charges on different materials such as एक ग्लास और प्लास्टिक रॉड। लाइक चार्जेस ऑलवेज क्या करते हैं जी, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं। रिपल्जन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी, अट्रैक्शन इज नॉट द टेस्ट।